नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। क्या आप जानते हैं कि मार्च महीने में प्रदेश के बाड़मेर जिले का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बीते 7 दशक में इतनी गर्मी मार्च के महीने में पहले कभी नहीं देखी। आपको अपने शहर के दोपहर और चढ़ते पारे का शायद एहसास होगा। आसमान से आग बरस रही है तो राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिली। क्या कभी किसी ने सोचा कि इतनी जल्दी इतने भयंकर गर्मी आखिर कैसे पड़ने लगी? क्या आपकी कोशिशें आने वाले वक्त में चढ़ते पारे के दौर में कहीं पारे पर कंट्रोल कर सकती है? कैसे सुलगती ज़मीन को तर किया जा सकता है? सारे पहलुओं पर आज तफसील के साथ होगी बातचीत। खास मेहमानों के बीच आपकी राय के साथ जारी रहेगा बिग फाइट लाइव। जब भी चढ़ते पारे की बात करते हैं तो लगता है कि कोई गुस्से में है। तो क्या इस बार ज़मीन धरती गुस्से में है कि धरती का पारा चढ़ने लगा? बातचीत होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर्यावरणविद एम.के. पंडित साहब हमारे साथ हैं, भूगोल शास्त्री डॉक्टर सरीना जी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद डॉक्टर आशा शर्मा जी हमारे साथ हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता पी.एन. मंदोला जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं। कुछ तस्वीरें हैं दुनिया की अलग अलग कोनों से। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कहा जाता है कि आने वाले वक्त का संकेत और कुछ आज के दौर का संकेत इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें हैं जो आने वाले वक्त में भयावह हो सकती हैं, इसी बात का इशारा है। इस बीच आज की डिबेट में हमारा सवाल, जिस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा, क्या ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के तरीकों को आप जानते हैं? आपकी जागरूकता
कितनी है आखिर, हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर आप अपने जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। एमके पंडित साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, ये तस्वीरें हैं, क्या आने वाले वक्त में धरती के हालात इससे भी ज्यादा भयावह होंगे? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात आपने कही, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जो हम अभी इस समय जो महसूस कर रहे हैं, जो आपने अभी बताया आपके इसमें माध्यम से कि 71 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है इस बार तापक्रम के संदर्भ में। तो ये इसको हम वैज्ञानिक भाषा में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कहते हैं जी। और दूसरी बात जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, जो कि सतत कई सालों का जो क्रम है उसके हिसाब से निर्धारित की जाती है। तो ये जो इस समय महसूस कर रहे हैं, और लगभग ये जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया में, ये भारतीय प्रायद्वीप में लगभग पूरे ही क्षेत्र में, ये राजस्थान या गुजरात या महाराष्ट्र में नहीं, ये तेलंगाना में भी है और दक्षिण में भी है, लगभग पूरे क्षेत्र में ये एक भीषण गर्मी जो महसूस कर रहे हैं मार्च के महीने में। जो सबसे अप्रत्याशित बात ये है, और मैं भी देख रहा था, तो मार्च के महीने में यहाँ का हमारा जो तापक्रम है, मार्च की शुरुआत में लगभग 22-23 डिग्री से शुरू होकर वो 35-36 डिग्री तक मार्च के अंत में जाता है, और इस साल ये तापक्रम 40 से ऊपर चला गया। निश्चित रूप से ये इसमें दो राय नहीं कि ये गर्मी ये अप्रत्याशित गर्मी है, लेकिन इसको सीधे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक लंबी प्रक्रिया है और ये एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है। जाहिर है जो मौजूदा तस्वीर है उसमें हम एक तरफ देखते हैं कि B3 गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बंद किया जा रहा है, पर्यावरण की चिंता की जा रही है। दूसरे दौर में तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में पर्यावरण की चिंता होने लगी है। फिर से लग रहा है कि कहीं कुछ तब्दीलियां हैं। मौसम वैज्ञानिक तो जान सकता है, लेकिन आम आदमी के जहन में क्या ख्याल आएगा? सरीना जी, आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे हालात में पहला ख्याल क्या आएगा और उसके बाद लोगों को राहत कहाँ पर तलाशनी चाहिए? बेसिकली मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगी कि नो डाउट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। 112 वर्ष का जो ये एवरेज टेम्परेचर अगर अपन देखें, उसके अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है, राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है। ये सब केवल और केवल इस वजह से नहीं है कि कहना चाहिए कि ओके फाइन, हम लोगों का रहन सहन का तरीका बदल रहा है। इट्स लाइक कंपाइलेशन ऑफ मेनी थिंग्स। अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, और बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं जी। और ये सब चेंजेस तो होते रहेंगे और बढ़ेंगे अभी, लेकिन इसके साथ साथ में हमें ये समझना ज़रूरी है कि हाउ वी शुड कहना चाहिए, इन चीज़ों को हम कमी कैसे करें, और उसके लिए उसकी तरफ अगर हम ज़्यादा एम्फसाइज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बोलना बार बार कि क्लाइमेट इज़ चेंजिंग एंड ये भयावह स्थिति आने वाली है, हम इससे कम्पीट कैसे करें, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करें तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, हमारा बुनियादी सवाल भी यही है कि क्या आप इन तरीकों से निपटना जानते हैं, जो हालात हैं उनसे कैसे उबर कर आया जाए? ऐसे में आने वाली पीढ़ियों को क्या इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि आज हमारे सिलेबस में पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण विषय बन चुका है? आशा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि ठीक है, हम पढ़ाई देते हैं, तालीम देते हैं, लेकिन घर और बाहर, स्कूल और घर की तालीम में हम पर्यावरण को पढ़ाने लगे हैं कहीं पर? एक्चुअली पर्यावरण को जिस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए वो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं। अभी देखिए आप कि अभी गर्मी क्यों बढ़ रही है मार्च में, जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं अभी पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जी, ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो हैं वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में बनती हैं, और साथ के साथ अप्रैल के सेकेंड वीक तक पोलर एरिया से, आर्कटिक एरिया से ठंडी हवाएं आती हैं। अब यहाँ की गर्म हवा और ठंडी हवा मिलके एक थंडरस्टॉर्म बनाती हैं, जिससे कि हमारे कुछ टेम्परेचर में डिप आता है अप्रैल के सेकेंड वीक में। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ हैं एंटी साइक्लोनिक, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक की जगह अभी हमारे पास मार्च में बन गई, मिड मार्च में। तो हमें इतने ज़्यादा तापमान का अनुभव हो रहा है। दूसरा, जैसा कि सर ने बोला
कि ग्लोबल वार्मिंग का ही टोटल इफेक्ट हम नहीं कह सकते। वाकई ये जल्दबाजी होगी कहना कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है जी। ये तो निश्चित है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, लेकिन एक हद तक वो असर है, लेकिन जैसे कि सरीना जी ने कहा वो लंबे समय की प्रक्रिया। अचानक ये जो टेम्परेचर राइज हुआ है 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ उसी का परिणाम है, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। ये तात्कालिक परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इनका नतीजा क्या है, और अगर हम आने वाले वक्त की परवाह करते हैं तो ऐसे हालात में क्या आज संभल जाना चाहिए। मैं मेंदोला साहब आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आज धरती खतरे में है? एक्चुअली ये हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन का बिंदु नहीं है, ये आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत गंभीर पहलू है। जब हम पिछले 100 साल का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख रहे हैं, पूरा जो इकोलॉजिकल चेंज आ रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, आबादी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उत्पादन संबंधों के कारण लोगों का सोच का ढंग बदल रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मानक तय कर दिया उसके बाद भी हमारा जो प्रॉफिट मोटिव है, हमको लगता है कि हमारे को क्या लाभ मिलेगा ताकि अगर हम इन तमाम गाड़ियों को सस्ती खरीद लें, हमारा कहीं जो कंसेप्ट है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस इम्पैक्ट में हमारा कोई लेना देना नहीं। स्टेट की कोई भूमिका नहीं, नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है, जितने स्टॉक होल्डर हैं उनकी कोई भूमिका नहीं, मास्टर प्लान कैसे होना चाहिए कोई भूमिका नहीं है, नदियों का संरक्षण कैसे करना है नहीं होना चाहिए, वनों में आग लग रही है उसका संरक्षण कैसे करना है। अगर आप एक एक चीज़ को अगर हम एनालाइज करके देखें तो कहीं किसी की कोई भूमिका नहीं है, हर कोई उसको पोस्टपोनमेंट ऑफ क्राइसिस की तरह देख रहा है, और कहीं कोई जो स्टेप उठाने चाहिए उस स्टेप को उठाने के बाद हमारी जो संस्था है, हमने पिछले 25-30 साल में इतना लगभग प्रयास किया है कि हर मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। मेंदोला साहब, सब जगह प्रयास होते हैं, लेकिन जागरूकता के नतीजों की बात की जाए तो सिफर हमें लगता है। बिल्कुल, सरकार अपने स्तर पर दावा करती है, कार्यक्रम भी होते हैं, अवतार्स भी अब मनाए जाते हैं, स्कूलों में भी हम देखते हैं कि बच्चों को कहा जाता है पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब काम करने का वक्त आता है तब नतीजा कुछ नहीं। अश्विनी जी, ग्राउंड लेवल पर स्टेट का कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ मानसिक एक किस्म से उद्घोषणा है। आपने स्कूल में एक प्रोग्राम कर लिया, आपने लोगों को कुछ बयानबाजी कर ली, ग्राउंड रियलिटी पे कोई आने की जरूरत नहीं। आप देखिए रामगढ़ बांध हमारा ख़त्म हो गया, और इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि स्टेट ने जो इस तरह के प्रावधान किए मास्टर प्लान के अंदर, और जो हमने हमारा जो भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ऐसे प्रावधान कर दिए कि हमने पूरी नदी को ख़त्म कर दिया, पूरे बांध को ख़त्म कर दिया। तो जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो हमारे जितने भी स्टेप्स हैं वो पूरे नकारात्मक हैं। स्टेट की कोई भूमिका नहीं है, स्टेट की अथॉरिटीज़ को बोलने के बावजूद वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और नागरिकों के स्तर पर बड़ी निगेटिव एटीट्यूड है। जब आप देखिए कि कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका नगण्य भूमिका है, कहाँ जाएं, किसको जा करके बोलें। तो ये जाहिर है इसको समाज के स्तर पर सोचने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ तालीम के स्तर पर। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? अल नीनो एक शब्द भी है जिसका भी इफेक्ट कहा जा रहा है। मेरे जैसे जो लोग हैं आमतौर पर गर्मी बढ़ती देखकर यही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन इसका फ़र्क कितना है और किन मायनों में इसे समझने की ज़रूरत है। बढ़ते तापमान के साथ क्या नतीजे हो सकते हैं, आप अपने घर पर अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए क्या सिखा सकते हैं, आज इस प्रोग्राम के जरिए मकसद यही है। इसी पहलू पर तफसील के साथ बातचीत का दौर जारी रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक। I think in Jaisalmer today it's very hot, like 42-43 degrees, and it's been this temperature since 1 week. गर्मी बहुत पड़ रही है। हम पहले 4-5 बजे खेलने निकल जाते थे, अब वो भी नहीं हो सकता है। हम स्कूल में भी जाने में मुश्किल होती है। Taking some holiday here. It's very hot, really. It's like in my country sometimes it's like this, but in March now I think it's too early, you know. हमारे को पर्यावरण बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वो पेड़ बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए। पेड़ लगाने से हमारे को अच्छा ऑक्सीजन भी मिलता है। मार्च के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है, तो जून जुलाई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जिससे कि ये किसान और ये जो मजदूर वगैरह काम करते हैं, इनों के लिए बहुत दिक्कत होगी। आजकल लोग पेड़ काटते हैं अपने फ़ायदे के लिए और पेड़ लगाते बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ काटने की वजह से बहुत से नुकसान होते हैं और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है।